हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आरव नर्सिंग स्टडी में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपना टॉपिक जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट कौन से टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। वो जो मैं आपको बताया था कि अपन एक स्पेशल सब्जेक्ट लेंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक लेंगे। वैसे पूरे टॉपिक खत्म हो गए तभी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें अपन एंट्री करेंगे। तो आपको इसी के साथ मैंने बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। समझ गए क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो डियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि ब्लड होता क्या है। व्हाट इज द ब्लड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, व्हाट द पीएच ऑफ ब्लड, व्हाट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लड, मीन्स एट ऑल सारी चीजें अपन पहले ब्लड के बारे में अगर ब्रीफ स्टडी कर लें तो अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ब्लड थोड़ा होता क्या है, क्या होता है, क्या कंपोजिशन होती है। उसके बाद में अगर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, अन्यथा ये ऊपर से जाएगा, सीधा सा बात है, अगर ब्लड के बारे में कुछ इतना पता नहीं है तो। अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो अपने फंडामेंटल में है, और जो ब्लड है, जो ब्लड कितने क्या क्या ब्लड सेल्स होती है, क्या क्या वर्क करती है, क्या क्या ब्लड, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, सारी अपन एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ब्लड की में पढ़ेंगे उसके साथ में। पर अभी थोड़े ब्रीफ स्टडी करेंगे क्योंकि ताकि अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छी तरह से कवर कर पाए। दोस्तों, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, या उसको यह भी बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझे? पहला है ब्लड क्या होता है। व्हाट इज ब्लड? व्हाट ब्लड? वेस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्रेंड्स, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपको मैंने बता रहा हूं कि नाम कैसे पड़ा वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लूइड मतलब न्यूट्रिएंट्स, जो ब्लड जो लिक्विड मात्रा में होता है वो न्यूट्रिएंट्स को और गैस को वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या वन टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक कनेक्टेड रखता है। मतलब मीन्स आपको समझाऊं कि जैसे ऑक्सीजन को गैसों का आदान प्रदान करना, हिंदी में बोले तो गैसों का आदान प्रदान, या न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना, वो एक प्रकार से जो ब्लड होता है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जुड़ा होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन प्रत्येक टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए टिश्यू से जुड़ना क्या बोला जाता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब जुड़ाव। क्या है? जुड़ाव। टिश्यू क्यों नाम दिया गया? टिश्यू इसलिए नाम दिया गया है कि जो ब्लड होता है वो टिश्यू की तरह ही काम करता है। टिश्यू भी क्या करते हैं? सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। वैसे ही ब्लड भी क्या करता है कि सारे टिश्यू के साथ मिलके एक जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का जो शरीर है, जैसे जैसे टिश्यू बन के ऑर्गन का निर्माण करते हैं उसमें ब्लड वेसल्स की भी भूमिका होती है, उसमें ब्लड की भूमिका रहती है, इसीलिए टिश्यू की तरह ही काम करता है ब्लड। तो वेस्कुलर यानी फ्लूइड 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 के या वेस्कुलर के माध्यम से एक ब्लड वेसल्स होती है, ये वेस्कुलर होता है, और फ्लूइड उनको एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या एक और वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, उनको जोड़ के रखना क्या होता है? ये ब्लड होता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब वर्क क्या करता है ब्लड? ब्लड वर्क जैसे आपने डेफिनेशन में मैंने समझाया वही वर्क करता है। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड CO2 एंड ऑल गैसेस transferring from one organ to another organ, from lungs to blood and blood cells। इन सभी जगह जो ब्लड है उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन या CO2 को बाहर निकालना, गैसों का आदान प्रदान, ये सभी किसके काम है? ब्लड के काम है। समझ में आ गई? नेक्स्ट है ब्लड का कलर रेड क्यों है? ब्लड का कलर रेड क्यों है? रेड कलर ऑफ ब्लड किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। मतलब ब्लड का रंग कलर रेड इसलिए है कि हीमोग्लोबिन की वजह से। समझ में आ गया? और हीमोग्लोबिन होता है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए होता है कि जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही बाइंडिंग करता है ऑक्सीजन को, और वही बाइंडिंग करके सारे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और गैस कहां पे बाइंडिंग होती है? लंग्स के अंदर ही बाइंडिंग होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर ही बाइंडिंग होकर सारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। किसको बोला जाता है? एचबी को रेस्पिरेटरी पिगमेंट। समझ में आ गई डियर कि ब्लड को या हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा जाता है कि जो ब्लड के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है वही बाइंडिंग करता है ऑक्सीजन को और सारे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, और जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है वो लंग्स के अंदर होता है। अब ब्लड का अमाउंट क्या होता है, समझ गए दोस्तों? ब्लड का नॉर्मल वैल्यू एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, अमाउंट क्या होता है? तो इसका अमाउंट होता है 5 से 6 लीटर। समझ गए दोस्तों? कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर इसको ऐसे देखें कि एक बॉडी में, एक नॉर्मल इंसान के शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और अगर वैसे देखें कि परसेंटेज में टोटल बॉडी वेट, यानी पूरे शरीर के टोटल बॉडी के वजन का, पूरे बॉडी के वेट का कितना होता है? वो होता है दोस्तों 7 से 8%, 7 to 8%। पूरे बॉडी वेट का कितना होता है? 7 to 8% होता है। और अगर अपन पर किलोग्राम में देखें तो 80 ml पर होवर के हिसाब से, 80 ml पर केजी के हिसाब से होता है। समझ में आ गई दोस्तों कि जो ब्लड अमाउंट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 7 से 8% होता है टोटल बॉडी वेट का। और इसको अगर केजी में देखा है, पर केजी देखा जाए तो 80 ml पर केजी के हिसाब से होता है। समझ में आ गई? जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का दोस्तों, नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, वो कितना होता है? नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, वो होता है 7.35 टू 7.45। समझ गए? अब अगर इसको देखा जाए तो 7.35 से 7.45 होता है, लेकिन नॉर्मल कितना होता है? एवरेज कितना होता है? 7.4। मतलब ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल नहीं, क्योंकि ये स्लाइटली एल्केलाइन है। क्योंकि न्यूट्रल होता है 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा एल्केलिक। तो ये 7.4 है, तो ये क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन है। समझ गए? क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन। क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन है। क्या है? ब्लड क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन है। ये समझ में आ गया दोस्तों? जो सेल्स होती है वो कहां से ओरिजिन होती है, कहां से बनती है? जो सेल होती है वो किस पे वर्क करती है? वो तो आपको बता ही दिया किस पे वर्क करती है, कि स्लाइटली एल्केलाइन पे वर्क करती है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है 1.05 टू 1.069। कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.050 टू 1.069 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो ये ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी जितनी, तो इसका मतलब ग्रेविटी शो करता है कि उसमें गाढ़ापन, उसमें विस्कोसिटी कितनी है, उसके अनुसार ग्रेविटी होती है। समझ गए? जैसे कोई पानी कम पी रहा है तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी पी रहा है, क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा और सॉल्यूशन कम है। समझ गए दोस्तों? क्या है? सोल्यूट ज्यादा और सॉल्यूशन कम है, तो उसकी जो ग्रेविटी है, मतलब उसके गाढ़ापन है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गई? गाढ़ापन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फ्रेंड्स, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नॉर्मल वाटर से 5 गुना ज्यादा होती है। ये एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना, ये पढ़ने योग्य चीजें। 5 times more than water। क्या होता है? 5 times more than water मीन्स वाटर से 5 गुना ज्यादा
जो विस्कोसिटी होती है वो किसकी होती है? ब्लड की। समझ में आ गया? नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड कहां से डेवलप होता है? ब्लड कहां से डेवलप होता है? जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड कहां से, जो कनेक्टिव टिश्यू की जो बीच बीच वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो मेसोडर्म है वहां से किसका ओरिजिन होता है? वो जो ब्लड होता है वो कहां से डेवलप होता है? मेसोडर्म से। नेक्स्ट है ओस्मोलरिटी। ओस्मोलरिटी वही मैंने आपको बताया अभी पहले कि अमाउंट ऑफ, ओस्मोलरिटी क्या हो? नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर। क्या होती है ओस्मोलरिटी? ओस्मोलरिटी कितनी होती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर। समझ गए? नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर मींस जो एक लीटर में कितने सोल्यूट है? एक सॉल्यूशन, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। सोल्यूट वो होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज में अपन जैसे एक बाल्टी पानी की ली, उसमें अपन ने सर्फ डाला, तो जो सर्फ डाला वो क्या है? सोल्यूट है। और जो पानी पहले से है वो क्या है? सॉल्वेंट है। समझ गए? सॉल्वेंट है। अब जितना सोल्यूट ज्यादा डालेंगे उतना उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर क्या होता है? विस्को ओस्मोलरिटी नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर। समझ गए? मींस एक लीटर में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट होते हैं उसी क्या बोलते हैं? ओस्मोलरिटी बोलते हैं। और जो इसको पैमाना होता है मापने का वो बोलते हैं मिलियोस्मोल। मिलियोस्मोल क्या होता है इसका? जो पैरामीटर होता है, जिस जो इसकी इकाई होती है वो क्या होती है? मिलियोस्मोल होती है। तो नॉर्मल ब्लड है उसकी नॉर्मल ओस्मोलरिटी कितनी होती है? 294। कितनी होती है? 294। कितनी होती है दोस्तों? मिलियोस्मोल पर लीटर। समझ में आया दोस्तों? ब्लड समझ में आ गया? ब्लड क्या होता है? एक वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो गैसों का, जो ऑक्सीजन गैसेज होती है उनका और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का जो जरिया होता है उसे ही ब्लड कहते हैं। ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो बाइंडिंग करता है ऑक्सीजन को, किसमें करता है? लंग्स में नीचे करता है। तो इसी वजह से उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट होता है कि जो ब्लड है उसका अमाउंट कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है। और अगर उसमें अगर परसेंटेज में देखा जाए कि वन बॉडी, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के वेट में कितने परसेंटेज ब्लड है, तो नॉर्मल बॉडी वेट जो ह्यूमन होता है, नॉर्मल ह्यूमन, उसके बॉडी वेट का 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है। और अगर उसको पर केजी देखा जाए तो 80 ml पर केजी के हिसाब से होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट होता है जो पीएच होता है, ब्लड कितना होता है? जो पीएच होता है 7.35 टू 7.45, यानी अगर एवरेज देखें तो 7.4, जो मैंने आपको बताया था 7.4। जो पीएच होता है वो नॉर्मल होता है, न्यूट्रलाइज होता है। जो वाटर होता है उसका 7 होता है, पीएच 7 से नीचे होता है वो सॉरी एसिडिक होता है, 7 से ऊपर एल्कलाइन होता है। तो ब्लड क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। दिख ही रहा है साफ साफ 7.4 है तो स्लाइटली एल्कलाइन है। स्लाइटली क्यों है? क्योंकि थोड़ा ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, स्लाइटली। अगर ये 8 होता है इसका पीएच या 8.5 होता तो स्लाइटली नहीं होता, तब वो क्या होता? ब्लड इज एल्कलाइन, नॉट स्लाइटली। समझ में आ गई? नेक्स्ट है, आपको बताया था कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0502 1.069 होती है। जो ग्रेविटी होती है उसके अंदर जो वो इसकी विस्कोसिटी होती है, वो विस्कोसिटी कितनी होती है? 5 टाइम्स ज्यादा, एक नॉर्मल वाटर है उससे 5 गुना ज्यादा विस्कोसिटी होती है। क्या होती है? 5 टाइम्स मोर देन वाटर। समझ गए? नेक्स्ट होता है ब्लड होता है वो कहां से डेवलप होता है? मेसोडर्म से डेवलप होता है। जो ओस्मोलरिटी क्या होती है? ओस्मोलरिटी होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर। जो नॉर्मल सोल्यूट होता है ब्लड के अंदर वो कितना होता है? 294 मिलियोस्मोल पर लीटर होता है। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट है कंपोजिशन।
अब अपन आ रहे हैं किसके पास में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पास में। क्या है फ्रेंड्स, कंपोजिशन। कंपोजिशन दोस्तों, ब्लड होता है उसको टू भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपके सामने रख रहा हूं, ब्लड टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल्स। समझ में आ गई फ्रेंड्स। जो प्लाज्मा है ये कितना होता है, 55% और ये होता है 45%। जो प्लाज्मा होता है उसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है वाटर, जो कितना होता है इसका 55% का कितना होता है, 91 टू 92% होता है। समझ गए। नेक्स्ट होता है गैसेस, जो 1% होती है। जो वाटर होता है वो तो वाटर ही होता है, उसका क्या बताएं कि वाटर में क्या क्या होता है, वाटर है तो वाटर ही है। नेक्स्ट है गैसेस। गैस में क्या होता है, गैस में होता है जैसे N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और हीलियम। क्या है दोस्तों, हीलियम। समझ में आ गई। नेक्स्ट है सॉलिड। क्या है, सॉलिड। क्या है दोस्तों, सॉलिड। दोस्तों सॉलिड को भी दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कितने भागों में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। समझ गए दोस्तों। जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है इसके अंदर होता है सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम जो भी होता है वो होता है किसमें, ऑर्गेनिक में होता है। इनऑर्गेनिक में होता है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट। ये सब किसमें होता है, इनऑर्गेनिक में। समझ में आ गई। इसमें होता है सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन। ये सब किसमें होते हैं, ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये सभी किसमें होते हैं, और इनऑर्गेनिक में। समझ में आ गई। अब जो पहला आ गया प्लाज्मा, अब आ गया ब्लड। ये ब्लड है, ये तीन भागों में बांटा गया है मुख्यतः, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आरबीसी। क्या है, आरबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। समझ में आई कुछ। ब्लड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। पहले प्लाज्मा में क्या टू पार्ट से डिवाइड किया, थ्री पार्ट से डिवाइड किया सॉरी। पहला है वाटर जो 91% से 92% होता है। दूसरा गैसेस जो 1% होता है। थर्ड होता है सॉलिड होता है, उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा के जो सॉलिड पार्ट है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होता है उसमें यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ये सभी चीजें होती है। फिर नेक्स्ट होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितनी होती है, वो ये कितना होता है टोटल, टोटल ब्लड का 45% होता है जो ब्लड सेल्स होती है। ये होती है आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी है इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स है उसका दूसरा नाम है जो आरबीसी है उसका नाम है, दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। समझ में आ गया दोस्तों।
ब्लड टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्लाज्मा जो टोटल ब्लड का 55% होता है, दूसरा ब्लड सेल जो 45% होता है। जो प्लाज्मा होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाटर, दूसरा गैसेज, थर्ड होता है सॉलिड। जो वाटर होता है उस 55% जो प्लाज्मा है उसका 91 से 92% होता है, और जो गैसेस होती है वो 1% होती है। जो नेक्स्ट सॉलिड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो प्लाज्मा का जो सॉलिड टाइप है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होता है उसमें सीरम, उसमें होता है सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिया, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, जो भी है ईटीजी। और जो नेक्स्ट है उसका जो इनऑर्गेनिक है उसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी उसमें होते हैं। ये हो गया प्लाज्मा का एक पार्ट। सेकंड है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितना होता है टोटल ब्लड का? 45% होता है। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स होती है उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। समझ में आ गई? ये है कंपोनेंट। ये मैंने आपको ब्रीफ में एक ब्लड के बारे में नॉलेज दी है, रिमेंबर कर लेना। अब अपने स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो अपना टॉपिक था एक्चुअली उस टॉपिक पे अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है दोस्तों, क्यों करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन? इन दिस प्रोसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है? इन दिस प्रोसेस ब्लड एंड देयर कंपोनेंट ट्रांसफर टू पेशेंट। समझ गए बात को कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो ब्लड या ब्लड सेल्स या ब्लड कंटेंट उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। किसको? पेशेंट को। उसे ही क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूज कहते हैं। पर्पज क्या होता है? टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। सीधी सी बात है। ब्लड वॉल्यूम को जो मेंटेन, जो ब्लड वॉल्यूम जो नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 6 लीटर, या फिर नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 6 लीटर, या फिर जिसका हीमोग्लोबिन 8 से कम आ जाए, या फिर जिसका हीमेटोक्रेट 30 से कम आ जाए। समझ रहे हो बात को? जिसका हीमोग्लोबिन एचबी 8% से कम आ जाए, या फिर एचसीवी हीमेटोक्रेट कितना आ जाए? 30% से कम आ जाए। इसका पर्पज होता है, इसका पर्पज आपको बता दिया, ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल स्थिर रखना है। और जो इसके इंडिकेशन किस में यूज में लेते हैं? सीवर हेमरेज में लेते हैं, यानी ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है उसमें लेते हैं। जो आपको मैंने अभी बताया हीमोग्लोबिन 8 से कम है उसमें भी ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। जो कि मैंने बताया हीमेटोक्रीट अगर 30 से कम है तो भी होती है। समझ गए बात को? ये क्या है? इसके इंडिकेशन है। अब स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या स्टेप है, क्या है? समझ गए? स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्टेप ऑफ बीटी। दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान तीन चीजें अपन महत्वपूर्ण देखते हैं। पहला होता है कलेक्शन, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, यानी ब्लड बैंक से ब्लड लिया। फिर नेक्स्ट दूसरी होती है क्रॉस मैचिंग, उस ब्लड को क्रॉस मैच करेंगे कि ब्लड ग्रुप दोनों का सही है कि नहीं है। मान लो जो ब्लड लेके आए हैं उसका ओ नेगेटिव है, जो ब्लड लेके आए हैं उसका बी नेगेटिव है, और जो पेशेंट है वो ए पॉजिटिव का हो, और वो ब्लड चढ़ जाए तो वो रिएक्शन नहीं होगा, पेशेंट ऊपर भी जा सकता है। क्रॉस मैचिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्रॉस मैचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके अंदर पहला आएगा कलेक्शन। ब्लड जो ब्लड होता है ब्लड बैंक से जो मदर बैग होता है उसको अपन कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कौन करता है? टू रजिस्टर्ड नर्स करती है। ध्यान रखना दोस्तों, टू रजिस्टर्ड नर्स होती है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि वन रजिस्टर्ड नर्स या वन वार्ड बॉय, या वन रजिस्टर्ड नर्स या वन प्रैक्टिस नर्स। नो, टू रजिस्टर्ड नर्स इसको वेरीफाई या चेक करती है। समझ गए दोस्तों? तो ये कलेक्शन, फिर क्रॉस मैचिंग, फिर थर्ड स्टेप आती है, पहला आता है कलेक्शन, दूसरा आता है क्रॉस मैचिंग, तीसरा आता है इन्फ्यूजन।
स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 3 स्टेप होती है। पहली होती है कलेक्शन, ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसको डायरेक्ट चढ़ाएंगे नहीं, पहले उसको क्रॉस मैचिंग करवाएंगे, पहले उसकी सारी चीजें क्रॉस मैचिंग, हर चीज क्रॉस मैचिंग करेंगे, ब्लड ग्रुप भी क्रॉस मैच करेंगे, उसकी जो एक्सपायरी है वो भी क्रॉस मैच करेंगे, ब्लड उसका बबल्स है कि नहीं है उसके अंदर वो भी क्रॉस मैच करेंगे, सारी चीजें ब्लड की क्रॉस मैच करेंगे कि कहीं ब्लड पुराना तो नहीं है, खराब तो नहीं है, सारी क्रॉस मैच करने के बाद ही इन्फ्यूज करेंगे। समझ गए? कलेक्ट करना, वेरीफाई करना और इंजेक्ट या इन्फ्यूजन करना ब्लड। समझ के बात को? ये क्या होती है? 3 स्टेप होती है। नेक्स्ट होती है दोस्तों, अगर अगर कोई भी पेशेंट ब्लड एलर्जी रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको स्टॉप करके पहले डीफिनाइल हाइड्रामाइन इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद में ही उसको 30 मिनट बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है, ब्लड पड़ रहे हैं तो अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन जो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? समझ क्या होता है बताइए कोई। उसका जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो होता है हेपेटाइटिस सी। समझ गए? ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो इन्फेक्शन पेशेंट को होता है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? हेपेटाइटिस सी बोलते हैं। अब दोस्तों हेपेटाइटिस सी बोल दिया कि अब ड्यूरिंग उस लगा रहे हैं तब पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, वो हो क्या रहा है? हेपेटाइटिस सी हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर निडल प्रिक हुई है, नर्सिंग ऑफिसर की निडल प्रिक हो जाती है, या किसी भी कोई भी ड्रग्स यूजेस कर रहे हैं या हीमोडायलाइसिस के अंदर मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। इसीलिए सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको कौन सी वैक्सीन दी जाती है? हेपेटाइटिस बी दी जाती है। क्या दी जाती है? जो वैक्सीन होती है जो हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। समझ गए आगे दोस्तों? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि ब्लड या ब्लड कंटेंट ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को, उसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि उसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है? जो ब्लड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट होता है उसका इंडिकेशन क्या होता है, किस किस परिस्थितियों में दे देते हैं? सेवर हेमरेज में दे देते हैं, एनीमिया की कंडीशन में दे देते हैं। एनीमिया वो ये हीमोग्लोबिन अगर 8 से कम आ जाए, इम्यूनोग्लोबुलिन अगर 30% से कम आ जाए, उस स्थिति में अपन दे सकते हैं। ये हो गई। अब नेक्स्ट हो गया स्टेप आपको मैंने समझाया कलेक्शन, नेक्स्ट होता है क्रॉस मैचिंग, नेक्स्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कलेक्शन होता है मतलब ब्लड बैंक से ब्लड आया वो कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद में 2 रजिस्टर्ड नर्स उसको वेरीफाई करेगी। उसके वेरीफाई करने में क्या क्रॉस मैच करेगी? उसमें क्रॉस मैच करेगी उसकी एक्सपायरी तो नहीं है, कहीं ब्लड ग्रुप गलत तो नहीं है, कहीं उसमें बबल्स तो नहीं है, कहीं उसमें क्लोटिंग तो नहीं है, ये सारी चीजें पहले वेरीफाई करेगी जो। और तो ये क्या होता है? क्रॉस मैच होता है। उसके बाद में जो इन्फ्यूजन होता है ब्लड, इन तीनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। समझ में आ गई? और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आपको पता ही है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सी होता है। और एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट निडल प्रिक या ड्रग्स यूजेज में या हीमोडायलाइसिस के अंदर मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होता है वो बी होता है। इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर को मोस्ट कॉमन वैक्सीन कौन सी दी जाती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। अब जो जैसे कि अपन ने बिफोर पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, समझ में आ गई? क्या पढ़ा था? कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। अब ब्लड का कंपोजिशन है तो अपन पढ़ेंगे ब्लड के कंपोजिशन में जो अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे वो पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। समझ में आ गया? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या आता है? फर्स्ट आता है आरबीसी, सेकेंड आता है डब्ल्यूबीसी, थर्ड आता है प्लेटलेट्स,
थर्ड प्लेटलेट्स आ गया। फोर्थ आता है प्लाज्मा, और फिफ्थ आता है होल ब्लड। समझ गए? मीन्स आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो इसमें होता है आरबीसी के अंदर जो आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं उसको पैक्ड आरबीसी भी बोल सकते हैं, पीआरबीसी भी बोल सकते हैं। उसके अंदर ना तो प्लेटलेट्स होती है, ना डब्ल्यूबीसी होती है, ना ही उसमें प्लाज्मा होता है, केवल आरबीसी होती है। उसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसमें उसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसे तो वो आरबीसी से आरबीसी कंपोजिशन में आता है। डब्ल्यूबीसी में केवल डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट में केवल प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में केवल प्लाज्मा करते हैं। जो प्लाज्मा होता है एफएपी होता है और होता है क्रायोप्रिसिपिटेट प्लाज्मा भी होता है, सीपीपी या एफएपी। समझ गए? दोनों किसी में आता है? प्लाज्मा में आता है। सीपीपी समझ गए क्या होता है? क्रायोप्रिसिपिटेट प्लाज्मा। और जो एफएपी होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। समझ गए? वो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा ही ट्रांसफ्यूज होता है, प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज होती है, डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज होती है। बाकी तीनों नहीं होते हैं, उसमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी में केवल आरबीसी होती है। लेकिन जो होल ब्लड होता है उसमें सारे ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं। समझ में आ गई? होल ब्लड मतलब सारे कंपोनेंट्स उसमें होंगे। तो ये है जो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनका ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसके साथ ही साथ में क्या उनका टेम्परेचर रहेगा, क्या उनका ड्यूरेशन रहेगा, क्या उससे साइड इफेक्ट आएगा, कितना टाइम होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, सारे इनके साथ साथ पढ़ेंगे। तो अपन जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरबीसी या पीआरबीसी। समझ गए? आरबीसी या पीआरबीसी। आरबीसी या पीआरबीसी क्या होता है दोस्तों? जो पीआरबीसी होता है वो आरबीसी होता है जिसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? आरबीसी आपको समझाया था मैं, वो ब्लड सेल्स, ब्लड इट इज अ प्रोसेस ट्रांसफ्यूज ओनली रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट नॉट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं? वो अपन जो भी एक यूनिट ब्लड होती है, जो भी यूनिट ब्लड होती है उसको जब अपन जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके साथ में कुछ कोगुलेंट या कुछ भी एंटीकोगुलेंट कुछ कंपोनेंट मिले होते हैं ताकि ब्लड का रक्त का थक्का ना जमे। जो आपको मैंने अभी बताया कि क्या होता है, क्या होता है वो, कि वो ये होता है कि सीपीडी। क्या होता है? सीपीडी। सीपीडी होता है जो आपको बताया फास्फेट, डेक्सट्रोज और फिर होता है एडेनिन। समझ गए? आपको समझ में आ गया? वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपको कि सीपीडी के सीपीडी अगर ये तीनों अपन अगर कंपोनेंट मिले होते हैं तो वो 35 दिन लाइफ लाइन होती है, वो स्टोरेज ड्यूरेशन होती है, उसकी स्टोरेज टाइम होता है। अगर उसके अंदर साथ में एडेनिन भी अगर साथ में ऐड कर दें तो वो अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है, स्टोरेज टाइम ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा देता है, जो एक वीक ज्यादा कर सकता है। तो 35 दिन भी बोल सकते हैं और एग्जाम में अगर 42 दिन भी आ जाए तो बोल सकते हैं, 42 डेज या 35 डेज। समझ गए? ये तो होता है वो। अब स्टोरेज टेम्परेचर आपको पता है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है? स्टोरेज टेम्परेचर होता है कि क्या नाम है, नॉर्मल जो ब्लड होता है उसको जो ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है उसका? नॉर्मल टेम्परेचर आप सीधा होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आ गई? नेक्स्ट होता है इसका कितने टाइम में इसको चढ़ाएं, नॉर्मल आरबीसी को कितने टाइम पे इसको चढ़ा देना चाहिए आरबीसी को। तो कोई भी ब्लड हो, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, सबका अलग अलग टाइम होता है। जो आरबीसी है उसको अपन 2 to 4 आवर्स में खत्म कर देना चाहिए। अगर 2 आवर से नीचे खत्म कर दिया, 2 आवर से कम खत्म नीचे खत्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर या कार्डियक ओवरलोड। समझ गए? और अगर 4 घंटे से ज्यादा हो गए, 4 आवर से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? सेप्टिसीमिया। क्या हो जाएगा? सेप्टिसीमिया। समझ गए दोस्तों? जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ब्लड बैंक के अंदर जो वो होता है ब्लड, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? उसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कितना इन फ्रीज में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? इन फ्रीज में, इन फ्रीज में रखा जाता है।
2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका एवरेज टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसको लाने के बाद में ब्लड वार्मर के द्वारा गर्म करना चाहिए, ऐसे गर्म नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज से गर्म नहीं करना चाहिए, केवल ब्लड ब्लड वार्मर से ही गर्म गर्म करना चाहिए, उसको हॉट करना चाहिए। दूसरा होता है उसको 2 से 4 घंटे के अंदर खत्म करना चाहिए। 2 घंटे से पहले भी खत्म नहीं करना चाहिए, तो 4 घंटे से बाद में भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटे से पहले आपने फास्ट खत्म कर दिया तो सर्कुलर या कार्डियक ओवरलोड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर 4 आवर से ज्यादा हो गए तो सेप्टिसीमी यानी बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगी। जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ब्लड के अंदर वो हो जाएगी और फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट होती है दोस्तों कि इसकी पॉजिटिवनेस और इसका जो ब्लड जो अपने ट्रांसफ्यूज किया है आरबीसी, उसका इफेक्टिवनेस कब चेक करें, क्या करें, इफेक्टिवनेस कब चेक करें, उसका 5 से 6 घंटे बाद में, 5 से 6 घंटे बाद में उसका इफेक्टिवनेस चेक करना होता है। समझ गए बात को। 5 से 6 घंटे के बाद में उसका चेक करना होता है। अगर वो इफेक्टिव हुआ तो अपन जो भी 1 यूनिट जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उसमें 1 ग्राम HB बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 ग्राम HB बढ़ेगा और HCV बढ़ेगा 2 to 3%। कितना बढ़ेगा, 2 to 3% बढ़ेगा। ध्यान रहे डियर, 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने पे 5 से 6 घंटे बाद में अपन उसकी इफेक्टिवनेस या पॉजिटिव इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, इफेक्ट को देखने के लिए, चेक करने के लिए 5 से 6 घंटे बाद में जब चेक करेंगे अपन उनका CBC करवाएंगे। पता चला पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसका हीमोग्लोबिन 8 था और उसको 5 घंटे बाद में फिर दोबारा चेक किया तो उसका हीमोग्लोबिन 9 आ गया। तो अपने को ये विश्वास हो गया कि जो अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया वो इफेक्ट हुआ है, उसका कुछ असर तो हुआ है। समझ गए बात को। अगर वो 8 हीमोग्लोबिन है और उसको 5 घंटे ट्रांसफ्यूज करने के 5 घंटे 6 घंटे बाद के अंदर भी आप चेक कर रहे हो फिर भी वो 8 का 8 ही रहे, तो समझो कि वो जो उसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। समझ गया। जो इन्फ्यूज्ड आरबीसी होती है, जो आरबीसी अंदर इन्फ्यूज कर दिया, उसका जो टाइम होता है वो होता है दोस्तों 50 से 60, क्या होता है, 50 से 60 दिन होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, 50 से 60 दिन होता है। एक चीज जरूर याद रखना दोस्तों कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसको 3 से गुणा करेंगे बराबर हीमेटोक्रीट होता है, HCV। ध्यान रखना दोस्तों, ये ट्रिक है और ये एक प्रकार की नॉलेज भी है कि हीमोग्लोबिन का 3 गुणा बराबर HCV, हीमेटोक्रीट। क्या है हीमेटोक्रीट, मींस नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल मैन में कितना होता है हीमोग्लोबिन, 14 से 16। अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 14 × 42, 16 × 48, मतलब हीमोटोक्रीट नॉर्मल कितना हो गया, 42% से 48%। ये होता है मेन में। और फीमेल में होता है, मेल में होता है ये, फीमेल में होता है 12 से 14, मीन्स हो गया 36 to 42%। ये हीमेटो HCV HB। समझ गए दोस्तों, समझ गए। यानी हीमोग्लोबिन का 3 गुना बराबर हीमेटोक्रीट होता है, इसका वैल्यू होता है। समझ गए दोस्तों। ये है ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है आरबीसी, उसको आज एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे WBC। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, WBC, या उसके साथ में अगर टाइम रहा तो कुछ और भी साथ में दूसरी कंपोनेंट भी साथ में स्टडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आया। एक बार फिर मैं आपको सुपर फास्ट एक बार रिवीजन करा देता हूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले ब्लड होता क्या है। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज ए कनेक्टिव लिक्विड। जो ब्लड होता है वेस्कुलर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका काम गैस, जो गैसेज होती है उनको और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का काम करता है। कहां से, लंग्स के ऑर्गन या टिश्यू तक ले जाने का काम करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर वापस लेके आने का कार्य करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है गैस। जो अपन इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर, जो ऑक्सीजन जा रही है उसको ब्लड के द्वारा, जो आपको बताया ना हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वहां अटैच होकर जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करना, और वहां से डीऑक्सीजनेट ब्लड को छान के लाके जो अपन एक्सपायरेट करते हैं
जो भी एक्सहेल करते हैं, जो इनहेल कर लिया वो तो ऑक्सीजन आ गया, एक्सहेल कर लिया वो CO2 के रूप में बाहर निकल रहा है। वो जो दोनों का आदान प्रदान कर रहा है, या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर लाना, ये जो ब्लड कर रहा है, ये किसमें ये आता, ये कार्य करता, ये कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। समझ में आ गया दोस्तों, क्या कौन करता है? ब्लड करता है। रेड कलर क्यों होता है ब्लड का? रेड कलर इसलिए होता है हीमोग्लोबिन की वजह से ये होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों होता है? जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से देख लीजिए पीछे। नेक्स्ट होता है ब्लड अमाउंट। ब्लड अमाउंट कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। एक इंसान में अगर देखा जाए तो टोटल बॉडी वेट का कितना होता है? 7 से 8% होता है। और देखा जाए तो पर किलोग्राम कितना होता है? 80 ml पर किलोग्राम पर बॉडी वेट होता है। पीएच नॉर्मल कितना होता है इसका? 7.35 टू 7.45 होता है। नॉर्मल 7.4 होता है। जो पीएच होता है 7.4 जो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। जो ब्लड है जो स्लाइटली एल्केलाइन पे काम करता है। समझ गए? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0502 1.069 होती है। जो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.050 टू 1.069 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 5 गुना होती है नॉर्मल वाटर से, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। ध्यान रखिए, किससे होती है? वाटर से 5 गुना ज्यादा विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन होता है। ब्लड इज क्या होता है? ब्लड कहां से डेवलप होता है? मेसोडर्म से डेवलप होता है। मेसोडर्म से जो मिडिल लेयर होती है उससे डेवलप होता है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी वो होती है डियर, ऑस्मोलैरिटी वो होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूट है उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। जिसको इकाई के रूप में क्या बोलते हैं? उसकी इकाई क्या लगाते हैं पीछे? पैमाना क्या होता है? क्या किस चीज को नाम पीछे नाम रखा जाता है? उसका इकाई क्या होता है? मिलियोस्मोल होता है। क्या होता है? मिलियोस्मोल होता है। ये होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड होता है उसका 294 मिलियोस्मोल पर लीटर होता है। 294 मिलियोस्मोल पर लीटर होता है। अब है कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट में ब्लड कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स होता है। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा होता है 55% होता है, जो ब्लड सेल्स होती है 45% होती है। जो प्लाज्मा 55% होता है उसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है प्लाज्मा पहला टाइप होता है वाटर, जो प्लाज्मा 55% होता है उसका 191 या 92% होता है। नेक्स्ट होता है गैसेज, जो 1% होता है, जो गैस के अंदर आते हैं CO2, O2, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सभी आती है। नेक्स्ट थर्ड होता है वो होता है सॉलिड। सॉलिड भी 2 टाइप्स होता है। जो प्लाज्मा होता है 55% का, जिसका थर्ड टाइप होता है वो कौन सा होता है? सॉलिड, जिसका भी 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होता है उसके अंदर होता है सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ये चीजें होती है। नेक्स्ट होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट होता है ये होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट होता है ब्लड सेल्स, जो 45% होता है। ब्लड सेल्स मोस्ट कॉमनली 3 टाइप्स होती है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। जो प्लेटलेट्स होती है उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। समझ में आ गई? अब अपन ये तो पढ़ लिया ब्लड के बारे में, ब्रीफ डिस्कशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस जो ब्लड या ब्लड कंटेंट को ट्रांसपोर्ट करती है पेशेंट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। पर्पज क्या है? पर्पज सिंपल है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखना। इसका जो इंडिकेशन किसमें दे सकते हैं, किसके लिए जरूरी है? इसका इंडिकेशन होता है मोस्ट कॉमनली हेमरेज में भी दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हेमरेज है। एनीमिया में भी दे सकते हैं। एनीमिया मींस बोले तो जिसका हीमोग्लोबिन 8 से कम आ जाए, हेमेटोक्रेट 30 से कम आ जाए, उसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नौबत आ जाती है। स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या होती है? स्टेप होती है जो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को होती है, उसे स्टेप कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कलेक्शन। सेकंड स्टेप होती है क्या होती है दोस्तों? सेकंड स्टेप क्या होती है? क्रॉस मैचिंग। थर्ड स्टेप होती है ट्रांसफ्यूज। समझ गए? कलेक्शन। कलेक्शन यानी ब्लड बैंक से जो भी ब्लड लिया है उसकी कलेक्शन होती है, जो 2 रजिस्टर्ड नर्स है उसको वेरीफाई करेगी। नेक्स्ट होती है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग करते हैं कि ब्लड कहीं पुराना तो नहीं है, कहीं ब्लड की एक्सपायरी तो नहीं है, कहीं ब्लड में बबल्स या क्लोटिंग तो नहीं है, कहीं ब्लड के अंदर जो ब्लड ग्रुप आती है वो गलत तो नहीं है, कहीं पेशेंट के ब्लड ग्रुप में और जो ब्लड बैंक से जो ब्लड आया उन दोनों में कहीं मैचिंग भी है क्या? नहीं है। उन दोनों को मैच करेंगे। समझ गए? लास्ट इन्फ्यूजन। फिर बाद में अपन ब्लड इन्फ्यूज करेंगे। जो इन्फ्यूज करना आपको एक सिंपल भाषा में बोलूं तो एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय जो 2 रजिस्टर्ड नर्स वेरीफाई करती है, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके फर्स्ट 15 मिनट्स में उसको ब्लड को ऑब्जर्व करना चाहिए, स्लो चलाना चाहिए। 1 to 2 ml पर ओवर के हिसाब से 15 मिनट तक, यानी 15 मिनट तक चलाना चाहिए 1 to 2 ml पर ओवर के हिसाब से, या फिर
10 से 15 से 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से 15 मिनट तक चलाना चाहिए, समझ गए, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। 15 मिनट तक देखना है कि रिएक्शन तो नहीं हो, वो आगे आपको नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। ये समझ में आ गई, ब्लड समझ में आए। अब ये समझ लो, स्टेप समझ में आ गई। इसमें अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ब्लड एलर्जी रिएक्शन एक्सपीरियंस हो रही है, महसूस हो रही है, तो उसको बंद करके या ब्लड को बंद करके, या ब्लड से पहले अगर एलर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि पहले तो महसूस होगी नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तभी महसूस होगी, तो उसको बंद करके डिफेनहाइड्रामाइन इंजेक्शन लगाएंगे, या जो भी है उसको वो देंगे, इंजेक्शन ही लगाएंगे। उसके बाद में 30 मिनट बाद में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। समझ गई बात को। दोस्तों नेक्स्ट होता है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है? वो होता है हेपेटाइटिस बी। अगर आपको क्वेश्चन डियर, आपको अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो क्या जवाब देना है? क्वेश्चन क्या जवाब देना है? क्वेश्चन ये देना है कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा होता है पेशेंट को? पेशेंट को कौन सा होता है? पेशेंट को होता है हेपेटाइटिस सी। क्या होता है दोस्तों? हेपेटाइटिस सी होता है। और हॉस्पिटल केयर वर्कर जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, जो भी जैसे मान लो ड्रग के यूजेज कर रहे हैं या डायलिसिस में कार्य कर रहे हैं या नीडल ब्रेक हो गए ट्रीटमेंट के दौरान, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्ट जो स्प्रेड होता है जो हेपेटाइटिस, वो होता है हेपेटाइटिस बी। इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर को अस्पताल में वैक्सीनेशन किससे द्वारा करवाई जाती है? हेपेटाइटिस बी के द्वारा करवाई जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड जो कंपोजिशन, वो कंपोजिशन जो अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फर्स्ट होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स, फोर्थ होती है प्लाज्मा और फिफ्थ होती है होल ब्लड से। जो आरबीसी होती है उसमें केवल आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं, डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट्स में प्लाज्मा ही, वो प्लेटलेट्स ही ट्रांसफ्यूज करते हैं। और जो प्लाज्मा होता है उसमें प्लाज्मा ही करते हैं, एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेटेड सीपीपी प्लाज्मा। समझ गए, ये ट्रांसफ्यूज करते हैं। और जो होल ब्लड होता है उसमें सारे कंटेंट आ जाते हैं, सभी एक साथ ट्रांसफ्यूज होते हैं, उसमें सारे मिले हुए होते हैं। समझ गए बात को। अब आती है आरबीसी, जो अपन ने स्टार्टिंग की थी। आरबीसी फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसी से अपन ने स्टार्ट की थी। जो आरबीसी होती है वो क्या होती है? जो आरबीसी क्या करती है, इसमें ना तो ब्लड डब्ल्यूबीसी होती है, ना प्लेटलेट्स होती है, ना ही क्या क्या होती है, ना ही प्लाज्मा होता है, केवल आरबीसी होती है। आरबीसी उसी जिसको ट्रांसफ्यूज करते हैं वो आरबीसी करते हैं। समझ के बात को। उसके बाद में उसके जो अमाउंट होता है, जो वॉल्यूम होती है, वो कितनी होती है? 4.5 लाख से 6.5 लाख होती है। समझ गए, 4.5 लाख से 6.5 लाख होती है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको प्रोवाइड कराई जाती है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको ट्रांसफ्यूज करते हैं? जो एनीमिया पेशेंट होते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रिटिन बढ़ाने का कार्य करना है, उसको पहले ट्रांसफ्यूज करते हैं। सेकंड होता है इसमें जो आरबीसी होती है वो सेकंड पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है एनीमिया, सेकंड में आती है हेमरेज। हेमरेज कौन सा भी हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ट्रॉमेटिक होता है, ट्रॉमा होता है, जो भी होता है उसके साथ में वो करते हैं। समझ गए बात को। ये होती है आरबीसी। नेक्स्ट होता है आरबीसी के जो कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आरबीसी के में अंदर मिले हुए होते हैं, आरबीसी के अंदर जो मिले होते हैं, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का कार्य करता है, या उसको जो ब्लड सेल्स है उनको डेड हो जाए उसको जीवित रखने का कार्य करता है, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य, उनके लाइफ स्पैन बढ़ाने का काम होता है, उनमें एनर्जी लाने का काम होता है। ये सारी चीजें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान, ब्लड को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसी वजह से वो 35 दिन तक या 42 दिन तक ब्लड स्टोर रह पाता है। समझ गए। जो होता है, जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं सीपीडी, सिट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन। जो सिट्रेट होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर जो एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है, रक्त को थक्का जमाने से रोकने का कार्य करता है। कौन? सिट्रेट। नेक्स्ट होता है फास्फेट। फास्फेट क्या कार्य करता है? उसका जो पीएच होता है ब्लड का उसको नॉर्मल रखने का कार्य करता है, या एटीपी फॉर्मेशन में भी मदद करता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या करता है? डेक्सट्रोज आपको सिंपल पता है, नाम से पता चल रहा है, ये क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। जो लाइफ स्पान होती है आरबीसी, कितनी होती है लाइफ स्पान? 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन होती है। जो नॉर्मल आरबीसी जो अमाउंट होता है कितना होता है? 250 से 280 ml होता है 1 यूनिट ब्लड में। समझ की बात को। जो ड्यूरेशन कितनी होती है, इसका जो स्टोरेज ड्यूरेशन कितनी होती है? 35 दिन की होती है। समझ में आ गई। अब आइए कि कंपोनेंट में क्या है, बताइए आपको डेक्सट्रोज क्या काम करता है। अब नेक्स्ट होता है एडिनिन। एडिनिन क्या काम करता है? जो स्टोरेज किया है अपने, जो ब्लड स्टोर किया है उसको, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। वैसे नॉर्मली ब्लड स्टोरेज का टाइम 35 दिन होता है, लेकिन उसके साथ एडिनिन मिलाया जाता है तो वो 42 दिन तक स्टोर रह सकता है। समझ में आ गई। जो नॉर्मल जो ब्लड होता है उसका नॉर्मल जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो एवरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो ट्रांसफ्यूजन जो ड्यूरेशन होती है, कितने घंटे के अंदर उसको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए? 2 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए, सॉरी 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। अगर 2 घंटे से पहले ट्रांसफ्यूज हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, 2 घंटे से पहले ट्रांसफ्यूज हो गया तो किसका खतरा है? सर्कुलरी या कार्डियक ओवरलोड का रिस्क है। और अगर 4 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं तो किसका रिस्क है?
4 घंटे से ज्यादा लग रहा है तो किसका रिस्क है? उसका सेप्टिसीमिया का रिस्क है, क्योंकि अगर 4 घंटे से ज्यादा लग रहा है तो ब्लड कब से पड़ा हुआ है, 4 घंटे से ज्यादा देर पड़ा हुआ है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर भी आना शुरू हो जाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट होता है उसकी कैपेबिलिटी या उसकी जो कैपेसिटी होती है, पॉजिटिवनेस, जो इसका इफेक्ट होता है उसको चेक करने के लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होने के 5 से 6 घंटे बाद में उसकी सीबीसी करवा के ये देखा जाता है कि उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो 1 यूनिट ब्लड से कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 2 से 3% हीमेटोक्रिट बढ़ता है। ये ध्यान रखना। आपको ये भी एक ट्रिक और बता रहा हूं, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके 3 गुना बराबर हीमेटोक्रिट होता है। जैसे नॉर्मल मैन का हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 से 16 होता है, तो हीमेटोक्रिट कितना हुआ? 14 से 16, मतलब चौथी 42, चौथी 48, 42 से 48% होता है। फीमेल में होता है 12 से 14, यानी 12 या 36, चौथी 42, यानी 36 से 42% होता है। ये सबसे सिंपल ट्रिक, अगर हीमोग्लोबिन याद रहे तो हीमोटोक्रिट अपने आप 3 गुना करके याद रख लेना। समझ गए बात को? ये है मेरा आरबीसी। तो दोस्तों आज आरबीसी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको स्टडी करवाया जाएगा। तो दोस्तों यही विदा दीजिए, नमस्कार। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज हमारे को मोटिवेट कीजिए, और ताकि वीडियो आगे से आगे आपको हर एक मोटिवेशनल वीडियो, हर एक कंटेंट के साथ में, हर एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो इंपॉर्टेंट हो प्रिपरेशन के लिहाजे से, जो इंपॉर्टेंट हो, जो लोगों को आसानी से समझ में आ सकता है, वो हम डिटेल में बता रहे हैं। कुछ आपके सहूलियत के लिए आपको इसलिए हिंदी में भी थोड़ा जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब चैनल हो नहीं पा रहा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।